नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो कि चुनाव को लेकर चर्चा पर है। अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदाताओं के अंदर काफी उत्साह वोटिंग को लेकर दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और शांतिपूर्वक वोटिंग प्रक्रिया जारी है। वहीं अगर बात कर लें झारखंड की, तो झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और साथ साथ तमाम यहां पर सीटों की चर्चा हम करेंगे और इसी कड़ी में साथ साथ हम चर्चा करते रहेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जिस पर सभी राजनीतिक दिग्गजों की नजरें बनी हुई हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का लोहा मनवाने के लिए चुनावी अखाड़े में जो मेहनत की है उसके परिणाम कहीं ना कहीं आज होने वाले मतदान के आधार पर डिसाइड किए जाएंगे। और ऐसे में इन सभी सीटों पर इन तीनों ही राज्यों में किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, इस पर हम निरंतर चर्चा करते रहे हैं और आज भी चर्चा इसी विषय को लेकर करते हुए नजर आएंगे। तो अब इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की। और अब इस कड़ी में पहला सवाल ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र का चुनाव, एमवीए वर्सेस महायुति? बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर चुनाव प्रचार देखा गया, ताबड़तोड़ अंदाज में हर यहाँ पर नेता ने प्रचार प्रसार किया, अपनी पार्टी की अगुवाई की और जिस तरह के समीकरण इस प्रचार प्रसार के दौरान बनते हुए नजर आ रहे थे उससे ही अंदाजा लग रहा था कि एमवीए गठबंधन मौजूदा महायुति गठबंधन की सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरह के समीकरण यहाँ महाराष्ट्र के अंदर इन 288 विधानसभा सीटों पर बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर चुनाव का जो प्रोसेस है यानी मतदान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगभग कह सकते हैं कि लोगों में जो उत्साह है वो सुबह के सत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि अमूमन लोगों में कह सकते हैं सुबह जिज्ञासा होती है कि फटाफट पोलिंग बूथ पहुंचा जाए, अपना वोट डाला जाए, उसके बाद दिन भर फ्री रहा जाए। इसी को देखते हुए सुबह से ही कह सकते हैं पोलिंग बूथ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन कई जगह से खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि सुबह के सत्र में ही एक तरीके से ईवीएम खराब होने की सूचना है। करल सीट के ऊपर 100 नंबर का जो बूथ है उसके ऊपर एक तरीके से जो ईवीएम है वो खराब होने की सूचना बताई जा रही है। वहीं मीरापुर सीट की बात करें तो वहां पर भी एक दो जगह पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये लोगों का आरोप है, बाकायदा फुटेज के सामने आ रहा है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो वाकई चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगर चुनावों को लेकर बात करें तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और जाहिर बात है कि इसमें सब जो देश के नागरिक हैं उनको बराबर का हक मिलता है वोट डालने का। इसी कड़ी में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 288 जो विधानसभा सीट है उसके ऊपर सुबह से ही पोलिंग कह सकते हैं कि सुबह से ही मतदान पड़ने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा झारखंड में जो 38 सीटों के ऊपर चुनाव है वहाँ पर भी सुबह से कह सकते हैं कि चुनाव होना शुरू हो गया। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चूँकि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को चुनाव था लेकिन वो हटाकर 20 नवंबर कर दिया गया था और आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 सीटों के ऊपर चुनाव आप देखिए, चाहे हम मीरापुर की बात करें, कुदरकी की बात करें, कहल की बात करें, शीशमऊ की बात करें, मजबा की बात करें और इसके अलावा जो सीटें उनकी बात करें, सभी पे लगभग सुबह से ही भीड़ काफ़ी उमड़ी हुई और जाहिर बात है कि लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कल भी अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से दरख्वास्त की थी कि पुलिस जो है वो लोगों को परेशान ना करे, लोगों को वोट डालने दिया जाए। लेकिन मीरापुर की जो ये फुटेज निकल के सामने आ रही है जिसमें लोगों को पुलिस द्वारा मतदान करने से रोके जाने की जो खबर सामने आ रही है, अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करती है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग से जो अपील की गई थी उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा और क्या पुलिस जो है अब यहाँ जो शासन प्रशासन के ऊपर लगातार जो अखिलेश यादव है वो ये बात कहते रहे कि भाई शासन प्रशासन तमाम सीटों के ऊपर बीजेपी का साथ देता हुआ नजर आता है। आपने सुना होगा बीते दिनों में उन्होंने ये बात कही थी कि अगर शासन प्रशासन की कह सकते मिली भगत नहीं होती तो कम से कम 60 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ नजर आता। तो ये तमाम सारे सवाल थे जो उनके कहीं ना कहीं निकल के सामने आए थे। जब भी चुनाव हो रहा है तो ऐसे में चुनाव आयोग को सतर्क रहने की जरूरत है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनको भी निष्पक्ष तरीके से लोगों का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब तक लोगों में डर खत्म नहीं होगा, जब तक लोगों में बेखौफ होकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक एक बेहतर और स्वस्थ जो मतदान है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए लगातार अपील की जा रही
रही थी कि भाई मतदान जो है वो बेहतर होना चाहिए, सुचारू रूप से होना चाहिए, महिला हो पुरुष हो तमाम जो भी लोग हैं उनको बेहतर तरीके से पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और बाकायदा जो कह सकते हैं कि अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं या जो ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अगर सुबह के 1 घंटे की बात करें तो लोगों में उत्साह है, लेकिन अभी भी जो वोटिंग की रफ्तार है कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि सुबह के सत्र में लोग आते तो हैं, तमाम तरह से अपने मत का प्रयोग करते तो हैं, करना तो चाहते, लेकिन उस प्रोसेस में होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कई जगह ईवीएम खराब हो रही है, कई जगह प्रोसेस में टाइम लग रहा है, कई जगह चेकिंग में टाइम लग रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद लंबी लंबी कतारें अभी से जो पोलिंग बूथ है उनके बाहर नजर आने लगी हैं। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सर ने पूरा यहाँ पर जिक्र करके बताया कि किस तरह से यहाँ पर बाधाएं सुबह से ही आनी शुरू हो गई हैं और तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग पर और मौजूदा सरकार पर। तो अब ऐसे में महाराष्ट्र की हम आगे चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में इस चुनाव में कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगती हुई नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, या यहाँ पर बात कर लें आदित्य ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, तमाम ये ऐसे चेहरे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी नाम शोहरत रखते हैं। वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से एक्टिव हैं और अब उनकी एक्टिवनेस कितनी प्रभावी इस चुनाव में दिख रही है, इस पर अब अगला सवाल ले लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर एमवीए वर्सेस महायुति चल रहा है और लंबे समय से यहाँ पर चाहे उद्धव ठाकरे हो, यहाँ शिंदे गुट हो, दोनों ही एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, तमाम चीजें खुलकर निकल कर आई और महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर कैश जो है वो जब्त हुआ, कैश मिलता हुआ नजर आया। तो तमाम यहाँ पर सवालिया निशान मौजूदा सरकार पर और यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी खड़े होते हुए नजर आए। किस तरह के समीकरण? जी बिल्कुल, और देखिए कई सारे फुटेज हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को, बहुत सारे मुस्लिम पुरुषों को वोट डालने से रोका जा रहा है, अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। कई जगह तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उसके खिलाफ जाकर पुलिस काम कर रही है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये कई तरह के सवाल कहीं ना कहीं उठाता हुआ नजर आता है कि क्या जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जो एक मांग की गई थी, क्या उसमें पुलिस ही अवरोध उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है। कई तरह के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, कई तरह की चीजें इसको लेकर आ रही है। खैर, अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र करें, जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव से ठीक 1 दिन पहले जो कोतूहल मचता हुआ नजर आया कि यहाँ पर विनोद तावड़े जो बीजेपी के एक बड़े नेता है और जिस तरह से वो पैसे बांटने का आरोप उनके ऊपर लगा है, कई लाख रुपए उनके पास से पकड़े गए। कहा तो ये जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए उनके पास से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है और तमाम जो नेता हैं विपक्षी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बाकी का पैसा जो है इधर उधर करवा दिया, लेकिन फिर भी उनके पास से 10-12 लाख रुपए बरामद हुआ है। अगर ये खेल महाराष्ट्र में चल रहा है तो वाकई बीजेपी को क्या अपनी जीत के ऊपर कहीं ना कहीं कोई संशय है? इससे पहले हमने देखा कि शिंदे गुट के यानी शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता थे साठे, उनके पास से भी होटल में 5 करोड़ रुपए के आसपास या 2 से 3 करोड़ रुपए का ऐसा कुछ के आंकड़ा था कि उनके पास से बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का पैसे का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या वो कलई खोलने के लिए काफी नहीं है और बीजेपी सिर्फ लीपापोती करती हुई नजर आ रही है? आपने देखा कि तमाम तरह से उद्धव ठाकरे ने उसके ऊपर सवाल उठाए कि मेरा जो हेलीकॉप्टर है, मेरा जो बैग है वो 4-5 बार चेक हुआ, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन असली खेल तो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, जिनके नेताओं के बैग से, जिनके नेताओं के पास से कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा कैश, बहुत ज्यादा नकदी बरामद हो रही है और न सिर्फ बरामद हो रही है बल्कि वो बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति है वो डरी हुई, घबराई हुई नजर आ रही है? क्या वाकई में आपस में जो तालमेल है अब वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, दोनों के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं पैसे बांटने के, पैसे होने के। अजीत पवार फिलहाल सुबह ही उन्होंने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद कह रहे हैं कि सारी सीटों पर हमारी जीत होगी। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और जो एनसीपी शरद पवार, ये भी काफी जोर से खरोश में नजर आ रहा है। नाना पटोले ने भी वोट डाल दिया, वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने प्रचार प्रसार किया, जिस तरह से लोगों के बीच गए हैं, उससे हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिली है और लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जो एमबीए गठबंधन है यानी कि महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसको यहाँ पर सरकार में लाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति है बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति है, बहुत जबरदस्त राजनीति है। एक ही बार में 288 सीटों पर चुनाव हो रहा है और कितने
कह सकते हैं कि प्रतिशत यहाँ पे चुनाव होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं अगर झारखंड पे चला जाए तो झारखंड में भी 38 सीटों के ऊपर चुनाव है। इससे पहले देखा कि आई थिंक 43 सीटों के ऊपर चुनाव वहाँ पर हो चुका है और चुनाव का जो प्रतिशत है वो भी काफ़ी अच्छा रहा मनीष, क्योंकि यहाँ पर लगभग 66-67% के आसपास वोट हुआ है और अभी भी सुबह से ही लोग लाइनों में खड़े हैं। यानी कि लोकतंत्र के प्रति जो लोगों की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो एक तरीके से भरोसा है, वो अभी भी कायम दिखाई पड़ता है और ये होना बहुत ज़रूरी है कि तमाम नक्सलवाद और तमाम चीज़ों को छोड़कर लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लास्ट बार भी हमने देखा था कि जब चुनाव हो रहा था उस वक्त सीआरपीएफ जवान गोली मार दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने चुनाव करने का जो उनका मन था, जो उनका विश्वास था, उसे डिगने नहीं दिया और चुनाव किया और 66% के आसपास वोटिंग झारखंड में होती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश ऐसे ही हाल है कि यहाँ पर भी लोग सुबह से ही कह सकते हैं कि वोट डालने निकले हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई तरफ चीज़ों की तरफ इशारा करती है मनीष की, क्या वाकई में चाहे वो करल हो, चाहे में जो हम कह सकते हैं चाहे वो मीरापुर हो या और भी तमाम जगह तस्वीर आ रही है, जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई थी कि किसी का भी जो परेशान ना किया जाए, चुनाव आयोग ने खुद कहा था, उसमें अगर इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे तो जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कई सवाल उठाते हुए नजर आएगी कि कैसे लोगों को आखिर वोट करने से रोका जा रहा है, क्या वाकई में जो मुस्लिम प्रत्याशी जो मतदाता है उनके साथ में पुलिस जो है वो ज्यादती करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वापस उनको पोलिंग बूथ से भेजने के बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई नहीं सच्चाई इसकी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह कोई चीजें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसमें असामाजिक तत्व इन्वॉल्व है उनको तुरंत चिन्हित करके उनको पकड़ा जाना चाहिए, ताकि लोग बेडर बिना खौफ के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी लेते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की हमने चर्चा की, महाराष्ट्र की चर्चा की, झारखंड की चर्चा की और सर ने पूरा समीकरण यहाँ पर तीनों ही राज्यों का बताया और अब कहीं ना कहीं सबकी निगाहें ज्यादातर जो है वो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ फाइट देखी जा रही है और अब इन दोनों की इस फाइट में महामुकाबले में किस तरह के समीकरण बनेंगे ये तो शाम तक कहीं ना कहीं जनता द्वारा साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा अगर उत्तर प्रदेश की और कर लें, एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पर। सर जिस तरह से हमने देखा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो साथ रहेंगे, इस तरह के यहाँ पे नारे कहीं ना कहीं चलते रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनके नारों को लेकर घेरते हुए नजर आए। क्या लगता है इन नारों के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव में फंसती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये है मनीष की बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने योगी जी के इस नारे को रिपीट तक नहीं किया। आप देखिए पीएम मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है और इस नारे के लगभग खिलाफ वो नजर आए। वहीं अगर अजीत पवार की बात करें, तमाम बीजेपी के और नेताओं की बात करें तो लगभग सब इसके खिलाफ नजर आए कि महाराष्ट्र में इस चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, इस नारे की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के नारे अगर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये समाज की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि हमारा सिर्फ एक नारा है कि एक है तो सेफ है, बाकी जो नारे आते हैं हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पे योगी जी को घेरा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आप अगर जिक्र करें तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ और एआरओ और आरओ की परीक्षाएं, पीसीएस की परीक्षाएं कहीं ना कहीं स्थगित करनी पड़ी, कहीं ना कहीं ये भी कहना पड़ा कि हाँ हम एक पाली में कराएंगे, तो ये अपने आप में योगी सरकार के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आया, क्योंकि इससे पहले कई बार पेपर लीक की खबरें उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में रही हैं और इसी के मद्देनजर योगी सरकार को झुकना पड़ा। झांसी आप जरा पहुंचिए, नवजात बच्चों को के साथ में जिस तरह से जो हादसा हुआ उसने हर किसी का दिल दहला दिया, लेकिन योगी जी सिर्फ ट्विटर के जरिए अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए नजर आते हैं। अगले ही दिन 4 रैलियों में भी नजर आते हैं, कानपुर पहुंचते हैं, खैर पहुंचते हैं और 2 जगह पर पहुंचते हैं, रोड शो करते हुए नजर आते हैं। यानी कि उन बच्चों के का दर्द का एहसास उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, जो पूरे प्रदेश में कहते हुए घूम रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ पर वो खुद बढ़ते हुए नजर आए कि जहाँ बच्चों का दर्द उनको महसूस नहीं हुआ, उनको वहां पर पहले जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। रैली अगर 2 घंटे बाद भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि साधन है, संसाधन है आपके पास है। उसके बावजूद अगर आप चुनावी रैलियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दोगे तो कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर उठते हुए नजर आएंगे और तमाम सारे लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए कि क्या सीएम योगी जो पूरे प्रदेश को लेकर चलने की बात करते हैं, हिंदू को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे उस दर्दनाक हादसे में मरे हैं क्या वो सब मुस्लिम थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने जुबानी कह सकते हैं कि जो बयानों के सहारे ये बात कहना चाहते हो कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े
हमारे जो है पैरोकार हैं, लेकिन जब असलियत सामने आपकी आती है तब आपकी बोलती बंद हो जाती है और आप अपने राजनीतिक हित साधने में लग जाते हो। तो ये पूरे का पूरा जो मामला है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे खुद बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसको दरकिनार कर दिया, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बात कही मनीष की अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारी तो सबसे पहले सीएम योगी कुर्सी जाएगी। जिस तरह का बयान उन्होंने वहां पर दिया है, इसका असर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है और बीजेपी अगर यहाँ पर चुनाव हारती है तो इस नारे का भी इम्पैक्ट वहां पर रहने वाला है। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र के तमाम नेताओं ने एक सुर में इस नारे को खारिज कर दिया और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी बात निकलकर सामने आ गई कि जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई इस देश में रहते आए हैं और रहते रहेंगे। एक अच्छी खासी आबादी यहाँ पर देखने को मिलता है कि हिंदुओं की है, उसके बाद मुस्लिमों की है, क्रिश्चियंस की है, सिख की है, यानी कि कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट देश के अंदर है। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आज चुनाव हो रहा है, ऐसे में क्या लोग वाकई में इस तरह के नारे को दरकिनार करके कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने वाले हैं, ये देखना होगा। और साथ में जब रिजल्ट आएंगे उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल चुनाव की बात करें तो मैं आपके माध्यम से अपील जरूर लोगों से करना चाहूंगा, अपने घरों से बाहर निकलिए, जरूर मतदान करिए, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, और जिन जिन जगहों पे मतदान हो रहे हैं सबसे हमारी अपील है और हम ये कहना चाहेंगे कि आप घरों से बाहर निकलें ताकि वोट करें। क्योंकि देखिए, वोट देना बहुत जरूरी है, इसका हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप अगर वोट देंगे तभी आपकी वोट की ताकत का एहसास इन नेताओं को होगा। एक एक वोट से ही कहीं ना कहीं एक लाखों की तादाद में वोट इकट्ठा होते हैं और उसमें सबकी राय शुमारी होती है। कहते हुए कड़ी से कड़ी मिलती है तो जंजीर बन जाती है। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलना चाहिए, मजबूती के साथ अपने जो मत का है प्रयोग करना चाहिए ताकि बेहतर विकल्प, एक बेहतर सरकार देश को हम देने पाए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एमवीए महायुति हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई हो या फिर झारखंड के अंदर जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की ये लड़ाई किस तरह से यहाँ पर शाम तक रुझानों के माध्यम से परिणाम लेकर आने वाली है, किस तरह से जनता यहाँ पर वोटिंग करने वाली है, क्या इंडिया गठबंधन तमाम जगहों पर हावी होने वाला है या फिर एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम राज्यों पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे खास प्रोग्रामों को और उनके जरिए अपडेट लेते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।